नमस्कार और आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट या एलटीसीएम की। एक ऐसी कहानी जो मतलब जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी ही नाटकीय ढंग से नीचे भी आई। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कहानी नहीं है। इसमें आपको जीनियस लोग मिलेंगे, उनका ईगो दिखेगा और वो रिस्क दिखेंगे जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। हाँ, और हमारी बातचीत का आधार है रॉजर लोवेनस्टीन की बहुत ही मशहूर किताब व्हेन जीनियस फेल्ड। जी, ये किताब हमें उस दौर में ले जाती है जब कुछ आप कह सकते हैं सुपर इंटेलिजेंट लोगों को लगा कि उन्होंने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है, जोखिम को खत्म करने का फॉर्मूला मिल गया है। और यही हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे इतने ब्रिलियंस दिमाग, इतने जटिल मैथ्स के मॉडल और इतना सारा उधार का पैसा, लीवरेज जिसे कहते हैं, हाँ, लीवरेज, वो सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर सकते थे जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को प्राय डुबो ही देता। एक तरह से ये दिखाता है कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। सोचिए जरा, एक ऐसी टीम जिसमें नोबेल प्राइज विजेता इकोनॉमिस्ट हो। हाँ, ये बड़ी बात थी। और उनका दावा था कि रिस्क वो तो हमने लगभग खत्म ही कर दिया है। शुरुआत तो कमाल की थी, पर अंत बहुत भयानक था। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इस कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत होती है 1994 से। ये ड्रीम टीम बनी कैसे, कौन थे इसके पीछे, आइडिया क्या था? देखिए, जो मुख्य चेहरा थे वो थे जॉन मैरीवेदर। वो पहले सोलोमन ब्रदर्स में थे, एक बहुत बड़े और कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल भी बॉन्ड ट्रेडर माने जाते थे। अच्छा। उनको मार्केट की समझ थी, लेकिन एलटीसीएम की असली पहचान या कहें उसका आकर्षण मैरीवेदर अकेले नहीं थे। सही कह रहे हैं। असली स्टार पावर तो अकादमिक दुनिया से आई थी। दो बड़े नाम, मायरॉन स्कोल्स और रॉबर्ट सी मर्टन। जी हाँ, और उन्हें कुछ ही समय पहले मतलब 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स में, उनके उस फेमस ब्लैक स्कोल्स मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के लिए। बिल्कुल, फिनेंस की दुनिया में वो एक तरह की क्रांति थी। तो ये नाम जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी एलटीसीएम के लिए। तो ये था उनका कॉम्बिनेशन, वॉल स्ट्रीट की ट्रेडिंग स्मार्टनेस और एकेडमिक दुनिया का गणितीय दिमाग। हाँ, यही उनका मूल मंत्र था कि हम मार्केट की छोटी छोटी लगभग अदृश्य विसंगतियों को, जिन्हें इनएफिशिएंसीज कहते हैं, उन्हें अपने गणितीय मॉडल से पकड़ेंगे और फिर भारी पैसा लगाकर मतलब लीवरेज का इस्तेमाल करके उनसे लगातार मुनाफा कमाएंगे। उन्हें लगता था कि उन्होंने रिस्क को बस एक मैथ्स प्रॉब्लम बना दिया है जिसे वो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो खुद को ट्रेडर कम साइंटिस्ट ज्यादा मानते थे। ये सुनने में कितना मतलब फैंटास्टिकल लगता है। तो ये जो उनकी रणनीति थी, ये मनी मशीन, ये काम कैसे करती थी असल में? उनका जो मेन टूल था वो था आर्बिट्राज, और उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कन्वर्जेंस ट्रेडिंग। ओके, आर्बिट्राज और कन्वर्जेंस ट्रेडिंग। आसान भाषा में कहें तो वो मार्केट में ऐसी चीजें ढूंढते थे जो थ्योरी में तो एक जैसी हों, पर किसी वजह से उनकी कीमतों में बहुत छोटा सा फर्क आ गया हो। कोई उदाहरण दे सकते जैसे? हाँ, मान लीजिए जैसे इटली का सरकारी बॉन्ड है और जर्मनी का सरकारी बॉन्ड है। अच्छा। अब ऐतिहासिक रूप से उनकी ब्याज दरों में एक खास अंतर रहता आया है। ठीक है। अगर किसी कारण से वो अंतर थोड़ा बढ़ जाता है तो एलटीसीएम का मॉडल कहता था कि ये अंतर वापस अपनी नॉर्मल जगह पर आएगा, मतलब कीमतें कन्वर्ज करेंगी। अच्छा। तो वो क्या करते थे, वो उस बॉन्ड को खरीदते थे जिसकी कीमत कम हो गई थी, यानी यील्ड बढ़ गई थी, और उसे बेचते थे जिसकी कीमत ज्यादा थी, यील्ड कम थी, इस उम्मीद में कि जब ये अंतर वापस कम होगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ बॉन्ड्स तक ही सीमित नहीं था। वो स्टॉक मार्केट में, करेंसी में, कंपनियों के मर्जर एक्विजिशंस में, हर जगह ऐसे ही छोटे छोटे प्राइस डिफरेंस पर दांव लगाते थे। उनके कंप्यूटर मॉडल मतलब 24 घंटे यही काम करते थे, ऐसे मौके ढूंढते रहते थे। जी हाँ, दुनिया भर की मार्केट्स को स्कैन करते रहते थे। वो ऐसे मौके पकड़ लेते थे जो शायद आम ट्रेडर की नजर से चूक जाएं। लेकिन ये फर्क तो बहुत मामूली होते होंगे, जैसा आपने कहा। फिर इतना बड़ा मुनाफा कैसे? आपने शुरू में कहा था 40% सालाना रिटर्न, ये कैसे मुमकिन था? यहीं पर आता है कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे खतरनाक पहलू। वो है मैसिव लीवरेज, भारी मात्रा में उधार। अच्छा। क्योंकि हर ट्रेड पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत पतला था, शायद $1 पर कुछ सेंट्स का ही। तो बड़ा मुनाफा कमाने का एक ही रास्ता था, बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करना। और उसके लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। जो उनके पास खुद का नहीं था, तो वो उधार लेते थे। अपनी जमा पूंजी, जिसे इक्विटी कहते हैं, उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा। कितना ज्यादा, कोई अंदाजा? देखिए, सटीक आंकड़े तो मुश्किल हैं, पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने पीक पर एलटीसीएम अपनी इक्विटी के मुकाबले शायद 25 से 30 गुना ज्यादा पैसा ट्रेड कर रहा था। 25 से 30 गुना?
खास ट्रेड्स में तो ये लेवरेज 100 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकता था। बाप रे, मतलब $1 अपना और दांव $100 का। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसका मतलब था कि अगर मार्केट सिर्फ 1% भी उनकी फेवर में हिलता तो उनकी अपनी पूंजी पर सीधा 25%, 30% या 100% का रिटर्न। लेकिन इसका उल्टा भी तो उतना ही खतरनाक है। अगर 1% उनके खिलाफ गया तो पूंजी साफ। और यही लेवरेज का असली डेंजर है, जिसे शायद उस वक्त उन्होंने या तो समझा नहीं या नजरअंदाज कर दिया। और दूसरी बात आपने कही कि उन्हें अपने मॉडल्स पर अटूट विश्वास था। अटूट मतलब अंधविश्वास कह सकते हैं। उनके मॉडल पिछले कई सालों के मार्केट डेटा पर बने थे, हिस्टोरिकल डेटा पर। उन्हें पक्का यकीन था कि इतिहास खुद को दोहराएगा, मार्केट हमेशा लॉजिकल रहेगा, चीजें वापस अपने एवरेज पर आ ही जाएंगी। रिस्क उनके लिए बस एक नंबर था, एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जिससे वो मैनेज कर सकते थे। और शुरुआत में तो ये सब काम कर रहा था ना, एकदम बढ़िया काम कर रहा था। अरे कमाल कर रहा था। पहले 3-4 साल मतलब 1994 से लेकर करीब 1997 तक LTCM ने अपने इन्वेस्टर्स को हर साल 40% से भी ऊपर का रिटर्न दिया। वो भी नेट ऑफ फीस। जबरदस्त। उस समय मार्केट का एवरेज रिटर्न इतना नहीं था। उनके इन्वेस्टर्स कौन थे? दुनिया के सबसे बड़े बैंक, पेंशन फंड्स, बहुत अमीर लोग। LTCM में इन्वेस्ट करना मतलब एक स्टेटस सिंबल बन गया था। फीस भी ज्यादा लेते होंगे। फीस बहुत ज्यादा थी, शर्तें बहुत सख्त थी, फिर भी लोग लाइन में लगे थे पैसा देने के लिए। उन्हें मतलब LTCM की टीम को लगने लगा था कि वो इनविंसिबल हैं, अजेय, जैसे मार्केट के नियमों से ऊपर उठ गए हों। और शायद यहीं से अहंकार, जिसे हब्रिस कहते हैं, वो आने लगा। बिल्कुल। जब आप लगातार सही साबित होते हैं तो आपको लगता है आप गलत हो ही नहीं सकते। हाँ। उनके मॉडल परफेक्ट हैं, वो हर तूफान झेल सकते हैं। अगर कोई चेतावनी देता भी था, कोई पार्टनर चिंता जताता था, तो उसे अनसुना कर देता था। वो और ज्यादा रिस्की दाव भी लेने लगे थे शायद। जी, वो सिंपल बॉन्ड आर्बिट्राज से आगे बढ़कर ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा वॉलेटाइल एरिया में घुसने लगे, जैसे स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी पे बेट करना। उन्हें लगने लगा था कि वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है। और फिर दुनिया बदली उन तरीकों से जो उनके मॉडल्स ने नहीं सोचे थे। हाँ, पहला बड़ा झटका लगा 1997 में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। थाईलैंड से शुरू हुआ था शायद। हाँ, थाईलैंड से शुरू हुआ, फिर इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कई देशों में फैला। अचानक हुआ ये कि जो मार्केट सालों से एक तय पैटर्न में चल रहे थे, वो बिखरने लगे। मतलब जिन चीजों के बीच वो अंतर कम होने का दाव लगा रहे थे, वो कन्वर्जेंस ट्रेड्स, हाँ। वो अंतर कम होने के बजाय और बढ़ने लगे, डाइवर्ज होने लगे, उनके मॉडल गड़बड़ाने लगे। ये पहली रेड लाइट थी। लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, उन्हें लगा ये टेम्परेरी है, बस कुछ समय की बात है, मार्केट वापस नॉर्मल हो जाएगा, हमारे ट्रेड फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। आत्मविश्वास अभी भी बहुत ऊंचा था। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अगस्त 1998। रूस का डिफॉल्ट। 17 अगस्त को रूस ने अचानक घोषणा कर दी कि वो अपने घरेलू कर्जे मतलब रूबल बॉन्ड्स पर पेमेंट नहीं कर पाएगा। डिफॉल्ट। और रूबल को डीवैल्यू भी कर दिया। ये उनके मॉडल के हिसाब से तो असंभव जैसा था। लगभग असंभव। मतलब एक इतना बड़ा देश अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर जाए, ये उनके गणित के दायरे से बाहर की बात थी। और इसका असर क्या हुआ मार्केट्स पर? असर बिजली के झटके जैसा। पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में जैसे भगदड़ मच गई, पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। क्यों? रूस के डिफॉल्ट से पूरी दुनिया में क्यों? डर फैल गया। इन्वेस्टर्स को लगा कि अगर रूस जैसा बड़ा देश डिफॉल्ट कर सकता है तो कोई भी देश, कोई भी कंपनी रिस्की हो सकती है। तो हर कोई रिस्की एसेट से पैसा निकालकर सबसे सेफ जगह भागने लगा। और सबसे सेफ क्या था? अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं फ्लाइट टू क्वालिटी। हर कोई अमेरिकी सरकार के बॉन्ड खरीदने दौड़ा। तो LTCM की जो कन्वर्जेंस वाली रणनीति थी कि रिस्की और सेफ एसेट्स का गैप कम होगा, उसका क्या हुआ? उसका ठीक उल्टा हो गया। पैनिक में लॉजिक काम नहीं करता। लोग पागलों की तरह US ट्रेजरीज खरीदने लगे तो उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई और यील्ड एकदम नीचे आ गई। और बाकी सब कुछ, चाहे वो इटली का बॉन्ड हो, डेनमार्क का मॉर्टगेज बॉन्ड हो, किसी कंपनी का शेयर हो, लोग उसे बेच रहे थे बुरी तरह से, तो उनकी कीमतें गिरने लगी। तो LTCM ने जो दांव लगाए थे कि ये गैप्स कम होंगे, वो गैप्स कम होने के बजाय इतिहास में सबसे ज्यादा बड़े हो गए। उनके लगभग सारे ट्रेड एक साथ बुरी तरह गलत दिशा में जाने लगे। ओह, ये तो भयानक स्थिति है। और क्योंकि लीवरेज इतना ज्यादा था, हाँ, तो छोटे छोटे लॉस भी मिलकर एक दैत्य बन गए। हर दिन, हर घंटे उनका नुकसान बढ़ता जा रहा था। अगस्त खत्म होते होते, मतलब सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर, LTCM ने अपनी लगभग सारी पूंजी गंवा दी थी।
आंकड़ा आता है करीब $4.6 बिलियन का लॉस। $4.6 बिलियन? कुछ ही हफ्तों में? सोचिए उन नोबेल विजेताओं का क्या हाल हुआ होगा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका सारा गणित, सारे मॉडल फेल हो गए हैं। वो बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। ये वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। LTCM का डूबना सिर्फ उनका अपना नुकसान नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मामला और भी सीरियस हो जाता है। LTCM ने वॉल स्ट्रीट के लगभग हर बड़े बैंक से, हर बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म से अरबों डॉलर उधार ले रखे थे। अच्छा। अगर LTCM पूरी तरह फेल हो जाता, दिवालिया हो जाता, तो वो ये उधार चुका नहीं पाता। तो उन बैंकों को भारी नुकसान होता। भारी नुकसान। और वो बैंक पहले ही एशियन क्राइसिस और रशियन क्राइसिस से हिले हुए थे। तो डर ये पैदा हो गया कि अगर LTCM गिरा तो ये बैंक गिरेंगे, फिर दूसरे बैंक गिरेंगे। एक चेन रिएक्शन, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता था, जो पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ठप कर सकता था। बिल्कुल। LTCM असल में टू बिग टू फेल बन चुका था। मतलब इतना बड़ा कि उसे फेल होने देना बहुत खतरनाक था। तो फिर सरकार को, मतलब US फेडरल रिजर्व को बीच में आना पड़ा। हाँ, लेकिन सीधा सरकारी पैसों से बेल आउट नहीं किया। फेड ने, खास तौर पे न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट विलियम मैकडोनो ने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने वॉल स्ट्रीट के 14 सबसे बड़े बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को अपने ऑफिस बुलाया। अच्छा। ये वही लोग थे जिनका सबसे ज्यादा पैसा LTCM में फंसा हुआ था। और उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि भाई, अगर आप लोगों ने मिलकर LTCM को नहीं बचाया तो आप सब डूब सकते हैं, सिस्टम क्रैश हो सकता है। फेड ने बेसिकली एक तरह से मध्यस्थता की। अच्छा। और उन 14 फर्म्स को मनाया, या कहिए मजबूर किया, कि वो मिलकर $3.6 बिलियन का एक रेस्क्यू फंड बनाए। $3.6 बिलियन? जी। इस पैसे से एक तरह से LTCM का कंट्रोल इन बैंकों के कंसोर्शियम के हाथ में आ गया। और उनका काम था कि LTCM की जो खरबों डॉलर की पोजीशंस थी, उन्हें धीरे धीरे मार्केट में और पैनिक फैलाए बिना बेचा जाए, खत्म किया जाए। तो ये एक तरह का प्राइवेट सेक्टर बेल आउट था जिसे सरकार ने फैसिलिटेट किया। बिल्कुल। मकसद साफ था, एक बड़े फाइनेंशियल मेल्टडाउन को रोकना। वो जीनियस लोग जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने रिस्क को जीत लिया है, वो फेल हो चुके थे और अब बाकी इंडस्ट्री को उनका फैलाया हुआ रायता समेटना था। ये तो बहुत कड़वा सबक था। तो इस पूरी कहानी से, व्हेन जीनियस फेल से, हम क्या मुख्य सबक सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक तो यही है कि इतिहास हमेशा भविष्य का गाइड नहीं होता। आप पिछले डेटा के आधार पर मॉडल बना सकते हैं, लेकिन वो उन घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते जो पहले कभी नहीं हुई, जिन्हें ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहते हैं। जैसे रूस का डिफॉल्ट। बिल्कुल। वो LTCM के लिए एक क्लासिक ब्लैक स्वॉन था। दूसरा सबक जो बार बार सामने आया वो है लीवरेज का खतरा। ये दो धारी तलवार है। हाँ, ये प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकती है तो लॉस को भी। LTCM ने इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया और वही उनके पतन का बड़ा कारण बना। तीसरा सबक क्या होगा? तीसरा ये कि कोई भी गणितीय मॉडल इंसानी भावनाओं को, खासकर डर और लालच को, पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। जब मार्केट में पैनिक फैलता है तो सारे कॉरिलेशन, सारे लॉजिकल पैटर्न टूट जाते हैं। लोग तर्क से नहीं, डर से रिएक्ट करते हैं। LTCM के मॉडल ये ह्यूमन एलिमेंट नहीं समझ पाए। और चौथा, शायद सबसे जरूरी सबक, वो है अहंकार का खतरा। हाई ह्यूब्रिस। जी। LTCM की टीम को अपनी दिमागी काबिलियत पर इतना ज्यादा यकीन हो गया था, शायद अपने नोबेल प्राइज की वजह से भी, कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वो मानने लगे थे कि वो गलत हो ही नहीं सकते। उन्होंने जोखिम को कम करके आंका। बहुत कम करके आंका। और यही अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ स्मार्ट होना या जटिल गणित जानना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल मार्केट्स में विनम्रता, रिस्क के लिए गहरा सम्मान और ये मानना कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, ये शायद किसी भी नोबेल पुरस्कार से ज्यादा कीमती है। आपको जमीनी हकीकत और इंसानी बर्ताव को भी समझना होगा। वाकई LTCM की कहानी एक जबरदस्त चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि चाहे आप कितने भी जीनियस क्यों ना हो, कितने भी सोफिस्टिकेटेड मॉडल क्यों ना हो, मार्केट अपनी चाल चलता है और रिस्क हमेशा कहीं ना कहीं छुपा रहता है। हाँ, ये प्रतिभा, टेक्नोलॉजी, ईगो और अनिश्चितता का एक बहुत ही पावरफुल कॉकटेल था। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां एल्गोरिदम ट्रेडिंग, AI, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इतनी हावी है, जहां मॉडल और भी जटिल हो गए हैं। हाँ, तो क्या LTCM जैसी घटना का खतरा आज कम हुआ है या शायद और बढ़ गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमने, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम ने, रेगुलेटर्स ने, इन्वेस्टर्स ने वाकई LTCM से सही सबक सीखे हैं? खासकर जब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की सीमाओं को समझने की और ह्यूमन साइकोलॉजी की। बिल्कुल। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।
तो आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। उम्मीद है LTCM की इस उतार चढ़ाव भरी कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। जरूर किया होगा। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उसकी भी गहराई में उतरेंगे। तब तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।